हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज इस कक्षा में हम लोग निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। निबंध लेखन मतलब एसे राइटिंग, हाउ टू राइट ए गुड एसे इन ए इम्प्रेसिव वे। तो एसे राइटिंग जो है, निबंध लेखन जो है, उसका हमारे व्याकरण में बहुत ही अधिक महत्व है। न केवल व्याकरण की दृष्टि से, बल्कि एक अच्छा साहित्यकार बनने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें निबंध लेखन जरूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि निबंध लेखन के द्वारा ही हम अपने भावों को अभिव्यक्त करने की शैली जान पाते हैं कि कितने अच्छे तरह से हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ताकि सामने वाले पे अधिक से अधिक प्रभाव पड़े। तो जो निबंध लेखन होता है, न केवल परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। न केवल यह परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए, साथ ही साथ यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा रैंक लाने में भी बहुत ही अधिक मददगार साबित होता है। यदि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो कोई भी निबंध हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में गए तो उस निबंध के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन निबंध लिखने की शैली यदि हम जान जाएंगे तो हम आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि जो निबंध लिखना है वो एक किसी विषय वस्तु, किसी तत्व के अंतर्गत लिखा जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा भी यदि हमें मालूम है, थोड़ा भी हमें ज्ञान है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। आइए इस कक्षा में हम लोग निबंध कैसे लिखेंगे ताकि वो प्रभावकारी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अंक अर्जित कर सके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कोई भी निबंध जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला तो है जो निबंध रहेगा उसका प्रस्तावना, इसे भूमिका भी कहते हैं। फिर दूसरा जो होता है वो होता है उसका मुख्य भाग, दूसरा है मुख्य भाग, इसके अंतर्गत कई पार्ट आते हैं। तीसरा है उपसंहार, इसे निष्कर्ष भी कहा जाता है। तो ये 3 के अंतर्गत ही हमें कोई भी निबंध, ये 3 भाग के अंतर्गत ही हमें लिखना होता है। तो कोई भी निबंध लिखने से पहले हमें उस टॉपिक के बारे में ध्यान से पहले पढ़ना है, समझना है। पढ़ना है मतलब उसको समझना है कि कौन सी चीज हमें किस भाग में लिखना है, तो हम निबंध आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ निबंध का उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि निबंध लिखते कैसे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में निबंध लिखना आ गया। मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है निबंध। मान लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र, यदि मान लीजिए हमें इनके बारे में निबंध लिखना है, तो इसके बारे में हम निबंध किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो आवश्यकता है वो है क्या है, विषय सूची। मतलब हम किस किस टॉपिक के अंतर्गत निबंध लिखेंगे, हमें पहले उसमें विषय सूची बनानी पड़ती है। पहले विषय सूची, इसे ही रूपरेखा भी कहते हैं। हम लोग इसको रूपरेखा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रूपरेखा भी लिख सकते हैं, रूपरेखा। तो विषय सूची के अंतर्गत हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला तो हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत में सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो कौन थे, उनके बारे में सब हम लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा आता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में फिर क्या लिखेंगे, जैसे इनका जन्म व शिक्षा, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा हासिल की, इसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे तीसरा, उन्होंने उसके बाद क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रवेश ले लिए। उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रांति का सूत्रपात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या क्रांतियां की, इसके बारे में हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। फिर इसी तरह से यदि हम उसके बाद में लिखेंगे तो इन्होंने कौन सी सेना की, आजाद हिंद सेना जो था ना, आजाद हिंद सेना का गठन किया, उसके बारे में लिखेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पे सेना का गठन, सेना का गठन, ये सभी मुख्य भाग के अंतर्गत ही आएगा। फिर इसके बाद इनका क्या लिखेंगे, राजनीतिक महत्व, मतलब राजनीति में इनका क्या महत्व था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अगला जो लिखेंगे उनका निधन, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई या कैसे हुई, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, इनकी मृत्यु के बारे में। फिर 8वां पॉइंट क्या लिखेंगे, उपसंहार, मतलब इनका जो पूरा जीवन रहा है
उसके बारे में, समाज में उनका क्या प्रभाव रहा, देश पर क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु तैयार कर लेते हैं, और विषय वस्तु तैयार करने के बाद में ये देखिए इस तरह से जब विषय वस्तु पूरी तैयार हो जाती है, विषय वस्तु पूरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर जितना भी हेडिंग हम लोग लिखे थे, तो फिर हम लोग यहाँ प्रस्तावना से शुरू करेंगे, प्रस्तावना से शुरू करेंगे और फिर एक एक को एक्सप्लेन करते जाएंगे, एक एक पैरा। तो इस तरह से जो 7 पैरा हमारा हो जाता है, 7 से 8 पैरा होगा, तो निश्चित रूप से 2 या 3 पेज हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में जब लिखेंगे तो उसका प्रस्तावना, उसकी जीवनी, फिर उसका जो सामाजिक महत्व रहा है, राजनीति में क्या महत्व रहा है, उनका व्यक्तित्व कैसे रहा है, उसके बारे में पूरा लिखेंगे। फिर नीचे में हम लोग उपसंहार लिख देंगे, ठीक है, उपसंहार लिख करके उसको पूरा कंक्लूड कर देंगे। तो ये तो हुआ यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखें। यदि मान लीजिए हम लोग किसी त्योहार के बारे में लिखते हैं, मान लीजिए दीपावली के बारे में लिखना है, दीपावली के बारे में हमें ऐसे लिखना है, तब हम लोग इस ऐसे कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा के अंतर्गत फिर वैसे ही प्रस्तावना, फिर दीपावली है क्या, ठीक है, दीपावली का महत्व, मतलब दीपावली क्या है, फिर अगला लिखेंगे दीपावली स्वच्छता का प्रतीक। दीपावली क्या है, इस दिन बहुत सफाई की जाती है सभी तरफ, तो दीपावली स्वच्छता का प्रतीक है, उसके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे दीपावली मनाने से क्या हानियां हो रही हैं आजकल, पहले लाभ लिखेंगे। दीपावली मनाने से क्या लाभ है, दीपावली मनाने से क्या होता है कि जितने भी व्यापारी वर्ग रहते हैं उन लोग अपना लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं, तो उस आधार पर उनका अकाउंट भी क्लियर हो जाता है, वो सब लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, दीपावली से हानियां। अभी देखा ना आप लोगों ने कि किस तरह से दिल्ली में पटाखा फोड़ने ये सब करने से बैन कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि पूरा माहौल गंदा हो जाता था, तो उससे क्या हानियां हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बारे में फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, त्योहारों में क्या महत्व है, त्योहारों में महत्व, मतलब दीपावली का त्योहारों, सब ठीक है, में महत्व, मतलब दीपावली का त्योहारों में क्या महत्व है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद उपसंहार, उपसंहार। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी त्योहार, होली रहे, दीपावली रहे, ईद रहे, मुहर्रम रहे, क्रिसमस रहे, किसी के भी बारे में इसी तरह से लिखेंगे। रूपरेखा पहले तैयार कर लेंगे, और रूपरेखा तैयार करने के बाद फिर उसको एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। प्रस्तावना से शुरू करेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हुए, सबके बारे में लिखते हुए अंत में उपसंहार लिख देंगे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमें समय भी कम मिलता है, तो जब हमें समय कम मिले तो हमें रूपरेखा तैयार कर देनी है, और उसके बाद में हेडिंग डाल के ज्यादा यदि मान लीजिए नहीं लिख पाते हैं तो 2 लाइन 4 लाइन 2 लाइन 4 लाइन लिख करके हमें पूरा अपना निबंध लिख देना है। तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति निबंध लिखने वाला है उसको मालूम तो सब है, लेकिन समय की कमी के कारण वह ऐसा कर रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जिससे कि निबंध के बारे में हमारा पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, किस तरह से लिखते हैं। अगला मान लीजिए कोई निबंध है, मान लीजिए साहित्य और समाज, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंध है, साहित्य और समाज। मान लीजिए इस तरह का कोई निबंध आता है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही रूपरेखा बनानी है हमें। रूपरेखा बनाने के बाद पहला क्या होगा, प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरा क्या हो जाएगा, समाज और साहित्य से क्या तात्पर्य है, समाज क्या है, साहित्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो दूसरा हो जाएगा साहित्य से तात्पर्य। अगला समाज से तात्पर्य, आखिर समाज है क्या, समाज से तात्पर्य। फिर उसके बाद साहित्य और समाज पर साहित्य का प्रभाव, साहित्य का प्रभाव। फिर अगला क्या हो जाएगा, साहित्य पर समाज का प्रभाव, साहित्य पर समाज का प्रभाव। फिर अगला क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रित संबंध, मतलब इनके बीच में अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे उपसंहार। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें
उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तावना, मुख्य भाग को किस चीज में बांटते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या मतलब होता है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उन सभी चीजों के बारे में लिखते हैं और फिर उसको कंक्लूड करने के लिए उपसंहार लिखते हैं। ऐसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या पे लिखते हैं। एक और देख लेते हैं, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है आजकल और इस पर बहुत बार निबंध लिखने के लिए पूछा जाता है। तो मान लीजिए बेरोजगारी पर निबंध लिखते हैं, बेरोजगारी पर लिखते हैं। तो उसी तरह से पहले रूपरेखा में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी से मतलब क्या है, बेरोजगारी से तात्पर्य, मतलब बेरोजगारी क्या होती है। दूसरा फिर अगला क्या लिखेंगे, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार मतलब कितने तरह की बेरोजगारी होती है, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी, अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखेंगे बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण, फिर क्या हो जाएगा, बेरोजगारी का प्रभाव, बेरोजगारी का प्रभाव, फिर क्या लिख देंगे, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, ठीक है। फिर अगला क्या लिख देंगे, उपसंहार, इस तरह से। तो देखिए ना दोस्तों, हम लोग कोई भी जब निबंध लिखते हैं तो उसको मुख्य रूप से 3 भागी है। पहला प्रस्तावना, मुख्य भाग में उसका क्या कारण है, क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सब के बारे में लिखते हैं। फिर उपसंहार, रूपरेखा बनाने के बाद फिर एक एक हेडिंग को, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, एक एक हेडिंग को सबको एक्सप्लेन करते जाना है। और जब भी कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें यदि कोई कोटेशन या कोई कविता यदि हमें मालूम है, याद आ जाता है, तो उस कविता को लिख करके उसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे मान लीजिए साहित्य वाला जो बता रही थी, तो एक कविता है ना, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, तो हमें उस कविता को उसमें डाल देना है। और बेरोजगारी संबंधित जो मान लीजिए कविता है या किसी बड़े लोगों का कथन है, तो हमें उसको डाल देना है। तो कोई भी जब हम मुख्य बात डालते हैं तो हमें उसको अंडरलाइन कर देना है, और किसके यदि याद है कि किसके द्वारा ये बात कही गई है तो फिर उसका नाम भी उसमें दे देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो निबंध है वो बहुत ही अधिक प्रभावकारी बन जाएगा। निबंध जो है अनुच्छेद का ही बृहद रूप है। यदि अनुच्छेद लिखने के लिए आता है तो जो उपसंहार और प्रस्तावना में जो बातें हैं उसको शॉर्टकट में, बस एक पैरा में 100 शब्दों में शॉर्टकट में उसको लिखते हैं। उसमें इतना ज्यादा हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें एक पैरा में उसको अनुच्छेद लेखन करना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस कक्षा में अभी हमने जो बातें आपको बताई निबंध लेखन के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी निबंध आप आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे मार्क ला सकते हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है निबंध के बारे में आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।